नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज के इस वीडियो में मैं आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दूंगा। आप मुझसे सवाल पूछते हैं मेरे वीडियोस पर कमेंट करके। साथ ही आप ट्विटर के जरिए भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और जो भी आप सवाल पूछते हैं मैं कोशिश करता हूं कि उन्हें अपने शो में शामिल करूं। तो आज मैं कुछ सवालों को शामिल कर रहा हूं और पहला सवाल मैं ले रहा हूं जो पूछा है अलंकार माथुर जी ने। अलंकार जी का सवाल ये है कि यदि एवरी मंथ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हों तो उन्हें डिफरेंट असेट क्लासेस में या डिफरेंट स्कीम्स में किस तरह से डिवाइड किया जाना चाहिए। और उन्होंने कुछ ऑप्शंस भी यहाँ पर दिए हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी शेयर्स, एफडीज, सुकन्या समृद्धि स्कीम, पीपीएफ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, एनपीएस, और साथ ही जानना चाहते हैं कि क्या कुछ पैसा रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। तो पहली बात यह है, यदि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना हो, हम यदि बात करें फिजिकल रियल एस्टेट की, तो यहाँ पर यदि आप 1 लाख रुपीज़ पर मंथ कर रहे हैं तो उसमें से तो आप कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि रियल एस्टेट में आपको बड़े पैसों की ज़रूरत होती है। आपको चाहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाई करनी हो या कॉमर्शियल बाई करनी हो। लेकिन एक तरीका है आजकल रियल एस्टेट में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करने का, और वो होता है REIT और इन्वेट्स। लेकिन मैं इसके बारे में कभी विस्तार से बात करूंगा। बट यहाँ पर यदि हम बात कर रहे हैं मंथली इन्वेस्टमेंट करने की, तो मैं 1 लाख को डिवाइड करते समय इस REITs और इन्वेट्स को भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। और साथ ही जैसा आपने कहा कि एफडीज, तो एफडीज में क्योंकि आप एक लमसम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो जब आप मंथली बात कर रहे हैं तो मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि आपको एफडी में यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। जब कभी आपके पास लमसम कहीं से पैसा आए और आपको कुछ एक समय के लिए उसे इन्वेस्ट करना हो, तब आप एफडी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि 1 लाख रुपीज़ आपको कुछ फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आपको एफडी में उस पैसे को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बजाय बाकी जो विकल्प आपने बताए हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इन पैसों को किस तरह से डिवाइड करना चाहिए, क्या परसेंटेज एलोकेशन होना चाहिए, ये काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, कितने समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और साथ ही आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। और रिस्क एपेटाइट भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यदि यहाँ पर मैं मानकर चलूँ कि आपको लॉन्ग टर्म यानी कि कम से कम 10 साल या उससे अधिक वक्त के लिए इन्वेस्ट करना है, और स्पेशली यदि आपने सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ की बात की है, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो और भी लंबा हो सकता है, 15 साल या उससे भी अधिक। तो ऐसे में मैं आपको ये सलाह दूंगा कि यदि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10% अराउंड आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का आपने जो जिक्र किया है वहां पर 10,000 रुपीज पर मंथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ में आप हर महीने 8,000 रुपीज ईच इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यदि आप 8,000 महीना करते हैं तो 12 मंथ्स में 96,000 रुपीज हो जाता है। तो 96,000 रुपीज एक साल में आपका पीपीएफ में और साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना में भी इन्वेस्ट हो जाएगा। अब वैसे तो आप 1.5 लाख रुपए एक साल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 1.5 लाख पीपीएफ में और 1.5 लाख सुकन्या समृद्धि योजना में। लेकिन क्योंकि हमें इसे डिवाइड करना है तो मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि आप 3 लाख रुपया अपना साल में इन 2 स्कीम्स में कर लीजिए। उसके बजाय लॉन्ग टर्म में इक्विटी आपको ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन में मदद कर सकती है। इसलिए मैं कहूँगा कि 10,000 रुपये जैसे आपने अपने इन्वेस्ट कर दिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, और 88,000 पर मंथ करके यानी कि 16,000 पर मंथ आपका जा रहा है सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ में, और बाकी के जो पैसे हैं उन्हें आपको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन डायरेक्टली इक्विटी शेयर्स की बात करें तो यदि आपको अच्छी नॉलेज है शेयर्स के बारे में, या फिर यदि आप कुछ दिग्गज शेयर्स में, कुछ ब्लू चिप शेयर्स में एसआईपी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो इसके लिए जो 26,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने के बाद बाकी जो बचता है, उस पूरे पैसे को मेरी राय ये होगी कि आपको इक्विटी
में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये आप डिसाइड करें कि उसमें से कितना आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में करना चाहते हैं और कितना आप डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स में करना चाहेंगे। हाँ, इससे पहले आप 4000 पर मंथ एनपीएस में भी इन्वेस्ट कर लें। जैसे मैंने पहले कहा था कि आप 8000 रुपीज़ सुकन्या समृद्धि योजना में और 8000 रुपीज़ पर मंथ पीपीएफ में, यानी 16 हो गया, और 4000 पर मंथ आप एनपीएस में कर लें तो ये हो जाएगा 20,000, और 10,000 मैंने आपको बताया कि आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो आप मतलब हर महीने नई सीरीज अगर नहीं भी ओपन होती है तो आप सेकेंडरी मार्केट से बाई कर सकते हैं, बट इस तरह से किया जा सकता है। सो 30,000 रुपीज़ आपका इस तरह इन्वेस्ट हो जाएगा, और बाकी जो 70,000 बचे उसके बारे में मैंने कहा कि आप उसे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में और इक्विटी शेयर्स में कर सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि 20,000 रुपीज़ तक आप कुछ ब्लू चिप कंपनीज़ के शेयर्स हर महीने बाय कर सकते हैं, और यदि नहीं भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि जब आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर भी आपका इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली इक्विटी शेयर्स में हो रहा है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और पूरे 70,000 रुपीज़ को आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सभी म्यूचुअल फंड्स एक जैसे नहीं होते हैं, तो आप उन 70,000 रुपीज़ को भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या हो सके तो फ्लेक्सी कैप फंड्स में डिवाइड कीजिए, और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से भी ही आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको कितना परसेंट स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, पर स्मॉल कैप में एक छोटी मात्रा ही इन्वेस्ट होनी चाहिए। और माथुर जी, मैंने आपको पहले भी आपके सवाल के जवाब में बताया है कि आपको किस तरह की स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो स्कीम्स के नाम पहले बताए हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ मैं डिवाइड कर रहा हूँ कि 70% आपका इक्विटी में चला गया लॉन्ग टर्म के लिए, और 30% जो है उसे मैंने डिवाइड करके आपको बताया है। फिर भी आपको स्कीम्स के नाम जानने हो तो आप मुझे फिर से अपना सवाल भेज सकते हैं। अगला सवाल मैं ले रहा हूँ जो पूछा है शशि कुमार प्रजापति ने, और शशि जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, अक्सर सवाल भी पूछते हैं और अपनी राय और सजेशंस भी हमारे वीडियोस पर देते रहते हैं। तो शशि जी, आपका सवाल यह है कि इमरजेंसी फ़ंड के लिए किस तरह के फ़ंड में निवेश करना चाहिए। देखिए, पहली बात यह है कि पूरा का पूरा इमरजेंसी फ़ंड एक ही तरह के फ़ंड में नहीं करना चाहिए। आपको कुछ पैसा ओवरनाइट फंड्स या लिक्विड फंड्स में पार्क करना चाहिए, और ओवरनाइट फंड्स और लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करने का मकसद यही है कि यहाँ पर क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क बहुत ही कम होता है, तो आपको यहाँ पर पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी पैसों को आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड और लो ड्यूरेशन फंड में पार्क कर सकते हैं, और हो सके तो 30% अराउंड आप लिक्विड फंड्स और ओवरनाइट फंड्स में कीजिए, किसी भी एक कैटेगरी में कर सकते हैं, और बाकी के जो 70% हैं उन्हें आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड या लो ड्यूरेशन फंड किसी भी एक कैटेगरी में पार्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। लेते अगला सवाल जो पूछा है सुरेश पठारे जी ने। सुरेश जी का सवाल ये है कि क्या 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हर महीना 10,000 रुपया पाया जा सकता है, यानी कि 10,000 रुपये महीने की SWP की जा सकती है। तो सुरेश जी, मैं आपको बता दूं कि यदि आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 10,000 रुपये महीना पाना चाहते हैं, इसका मतलब आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो है 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ी ज़्यादा है। ऐसा हो सकता है कि किसी वक्त पर आपको 12% या उससे ज़्यादा का भी रिटर्न मिल जाए यदि आप इक्विटी फंड्स में करें, लेकिन फिर यदि आप पूरे पैसे पर इस तरह का रिस्क लेंगे, आप पूरे पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको किसी वक्त पर बहुत कम भी मिले या रिटर्न नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसके लिए जब SWP की बात आती है तो सजेशन ये होता है कि आपको हाइब्रिड फंड्स में पैसों को पार्क करना चाहिए। जब आप हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको 8% के आसपास का रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो यदि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप 6,500 रुपया महीना विड्रॉ करें तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो आपका प्रिंसिपल है वो ज्यों का त्यों रहेगा, और आप सिर्फ जो प्रॉफिट है उसे ही विड्रॉ कर रहे होंगे। लेकिन यदि आप 10,000 रुपया महीना पाना चाहते हैं तो फिर आप तय कीजिए कि कितने समय के लिए आपको SWP करनी है। तो ऐसे में होगा ये कि प्रॉफिट के साथ साथ आपका जो कैपिटल अमाउंट है, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, उसमें से भी कुछ पैसा रेगुलरली विड्रॉ हो रहा होगा, और एक समय आएगा जबकि पूरा वो जो पैसा है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो यदि आपको इस तरह से एक प्लान करना है
कि आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दें और 10,000 रुपया हर महीना विड्रॉ करें, तो जो प्रॉफिट होगा वो विड्रॉ होगा, और साथ ही यदि प्रॉफिट उतना नहीं होता है तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका विड्रॉ हो रहा होगा। और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि ये जो अरेंजमेंट है एक समय तक चलेगा और उसके बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पूरा आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि आप छोटी राशि विड्रॉ करते हैं तो चांसेस ये हैं कि सिर्फ जो प्रॉफिट है वो पैसा विड्रॉ होगा और जो बाकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमेशा आपका बना रहेगा। तो इस तरह से आप सोच समझकर अपने लिए SWP की प्लानिंग कर सकते हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है अमन जी ने। अमन जी ने बताया कि वो 60 ईयर्स ओल्ड हैं और अभी रिटायर हुए हैं और रिटायरमेंट फंड के रूप में या फाइनल सेटलमेंट के रूप में उन्हें 90 लाख रुपीज़ मिले हैं और वो चाहते हैं कि 90 लाख रुपीज़ को इन्वेस्ट करके उन्हें हर महीना करीब 50,000 रुपये मिलते रहें। तो यदि आप 90 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करके हर महीना 50,000 रुपीज़ पाना चाहते हैं तो आप इफ़ेक्टिवली सालाना लगभग 6.5% या उससे भी थोड़ा कम का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में 6.5% का रिटर्न एक्सपेक्ट करना सालाना ये आज की तारीख में बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की और ये जो इंटरेस्ट रेट अभी हैं अवेलेबल ये फ्यूचर में नहीं रहेंगे, तो जब आप इन पैसों को दोबारा इन्वेस्ट करेंगे तो उस वक्त इस तरह का रिटर्न नहीं मिल पाएगा। साथ ही महंगाई बढ़ने की वजह से पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यदि आज आपका खर्च हर महीना 50,000 रुपये में चल सकता है तो मेरी सलाह ये होगी कि इन पैसों को आप सही से डिवाइड करें। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में आप बेशक 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसकी क्योंकि जो लिमिट है वो 15 लाख की ही है और ध्यान रहे 31 मार्च से पहले आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि यदि ये स्कीम एक्सटेंड नहीं होती है 31 मार्च से आगे तो फिर बाद में आप नहीं कर पाएंगे। तो आप 31 मार्च तक 15 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट कर दीजिए और आप साथ ही 30 लाख रुपए सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि 1 अप्रैल से जो लिमिट है अभी 15 लाख है लेकिन उसको बढ़ाकर 1 अप्रैल से 30 लाख किया जा रहा है, तो आप 1 अप्रैल के बाद 30 लाख रुपए वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके 45 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट हो जाएंगे। साथ ही आपको 5 लाख रुपए FDs में इन्वेस्ट करने चाहिए ताकि किसी भी इमरजेंसी में आप वहाँ से विड्रॉ कर सकें, और साथ ही 5 लाख रुपए आप लो रिस्क वाले डेट ओरिएंटेड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 10 लाख रुपए आपके पास इमरजेंसी के लिए या इस तरह से इन्वेस्ट होने चाहिए कि जब ज़रूरत हो तब वहाँ से विड्रॉ कर सकें। बाकी के अब आपके पास बचते हैं 35 लाख रुपीज़। इन 35 लाख रुपीज़ को आप कुछ कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स या बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करें। हो सकता है कि थोड़े से इनमें से ही थोड़े पैसों को आप लार्ज कैप फंड्स में भी पार्क कर लें, इन्वेस्ट कर लें। तो इस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाएं कि कुछ पैसा आपका म्यूचुअल फंड्स में रहे, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में या हाइब्रिड फंड्स में, और आप वहाँ से SWP के जरिए विड्रॉ कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जो पैसे आप प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना और सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे वहाँ से आप रेगुलर पैसे पा सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ SWP के जरिए इन म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कर सकते हैं। तो यदि आप इस तरह से 50,000 रुपये की प्लानिंग करेंगे तो समय के साथ आपका पैसा बढ़ेगा भी। आपका जो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टेड रहेगा उम्मीद की जा सकती है कि लॉन्ग टर्म में वो बढ़ेगा, ताकि भविष्य में यदि आप 50,000 से अधिक विड्रॉ करना चाहें तो वो कर पाएँ। तो इस तरह से एसेट एलोकेशन करके और एक डाइवर्सिफाइड अपना पोर्टफोलियो बनाइए ताकि आपको 50,000 पर मंथ इस वक्त मिलते रहें और भविष्य में आपका जो कैपिटल है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो भी ग्रो हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है ये जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की वो आपको ठीक से समझ में आई होगी। अपनी राय, अपने सजेशंस और साथ ही क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।